यूक्रेन युद्ध पर हमारा एक पक्ष है, ये कहा है पीएम मोदी ने। हमारा पक्ष है शांति। पुतिन से कहा था युद्ध का समय नहीं है, ये पीएम मोदी ने कहा। उन्होंने कहा दोनों पक्षों से बातचीत से ही समाधान संभव है। सुनिए क्या कहा था पीएम मोदी ने अभी थोड़ी देर पहले। रशिया और यूक्रेन दोनों से लगातार संपर्क में रहा हूं। मैं स्वयं भी दोनों देश की मुलाकात कर चुका हूं। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि भारत न्यूट्रल है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है और हमारा पक्ष है शांति, पीस। और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। और आज भी मेरा कन्विक्शन है कि युद्ध के मैदान में समस्याओं के समाधान नहीं निकलते हैं, अल्टीमेटली वार्ता के टेबल पर ही होते हैं। और भारत का लगातार प्रयास रहा है कि दोनों लोग जिसमें मौजूद हों वैसे फोरम में बातचीत होगी, तब कोई रास्ता निकलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप हो सके उतना जल्दी सफल हो ताकि दुनिया में शांति के रास्ते खुले। तो मनीष झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष झा, इस वक्त आप देख सकते हैं बहुत सर्दी पड़ रही है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। वहाँ से इस वक्त आपको दिख रहे हैं वहाँ पर कॉफ़ी की सिप लेते हुए मनीष, हम आपको देख पा रहे हैं, आप पी सकते हैं कॉफ़ी। मनीष, वाकई बहुत इस वक्त ठंड वहाँ पर पड़ रही है। लेकिन इस वक्त भरत बराई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत जी, देखिए, एक जो बात हो रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। पीएम मोदी ने हर बार कहा है कि हम शांति के पक्ष में हैं और हम शांति के पक्ष में ही रहेंगे, हम न्यूट्रल नहीं हैं। ये कितना बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए? या एक दुनिया का एक पक्ष कहता है कि अमेरिका की एक लॉबी है, वो जो हथियारों से जुड़ी हुई लॉबी है, वो चाहती है कि ये वॉर चलती रहे। कितना बड़ा मैसेज है अमेरिका में बैठकर पीएम मोदी की तरफ से? देखो, पीएम मोदी ने कई बार कहा है पहले कि युद्ध का समाधान नेगोशिएटिंग टेबल पर ही होता है। हजारों सैनिक यूक्रेन के और रशिया के मर गए हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति और रशिया के राष्ट्रपति सीधे या किसी मीडिएटर के साथ बैठते तो इतने हजारों लोग नहीं मर जाते। यूक्रेन को बहुत कुछ नुकसान हुआ है। तो पीएम मोदी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन उठाकर पुतिन के साथ भी किया है और उसके साथ निगोशिएशन शुरू किया है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। कितनी माताओं को अपने बेटे को नहीं जाने पर देने पड़ेगा और कितने घर, कितने शॉपिंग सेंटर जो खत्म हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे। दोनों को धन्यवाद। ये इस सवाल को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें इन दो बड़े नेताओं पर थीं। और देखिए, रूस यूक्रेन वॉर पर राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा वो हम आपको बता रहे हैं। खूनी जंग बंद होनी चाहिए, ये ट्रंप ने कहा है। पुतिन और ज़ेलेंस्की से अच्छी बात हुई है, अगर मैं कुछ कर पाया तो अच्छा है, ये ट्रंप ने कहा है। मुझे मालूम है कि पुतिन डील करना चाहते हैं, ट्रंप का बयान। I want that bloodshed to stop. I don't want to see, we have an ocean between us and the site we're talking about, the site of death. We're calling it the fields of death. We have a big ocean in between us. This is more important for Europe. We shouldn't be in. They have to equalize, and they're going to have to do it fast, but they have to equalize. ज्योत्सना जी से मेरा सवाल होगा अगला। ज्योत्सना जी, एक चीज तो बहुत साफ नजर आ रही है कि ट्रंप ने उस चुनावी कैंपेन में जो इंटेंशन दिखाई थी राष्ट्रपति बनने के बाद, वही इंटेंट अपनी बायलैटरल मीटिंग्स हों या फिर अलग अलग कोशिशें हों, उसमें वो रिफ्लेक्ट करते नजर आ रहे हैं। मतलब नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई तो इस फोरम को भी उन्होंने
उस एक इंटेंट के लिए यूज किया, यानी ये वॉर एंड हो, खत्म हो। आप इसे कैसे देखेंगे? आपका ऑडियो म्यूट है, शायद अनम्यूट करें तो मुझे और दर्शकों को सुनाई दे। माय बैड, सॉरी। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इस समय एक डिटरमाइंड सेल्फ हैं। उन्होंने जो 4 साल पहले एज ए प्रेसिडेंट समय बिताया, उसके बाद जो 4 साल काटे हैं ना, बीच का गैप जो है, वो एक घायल शेर वाली अवस्था कह सकती हूँ मैं। उन्होंने जिस तरीके से अमेरिका की जो मिस हैंडलिंग हुई है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको देखा है। ये वॉर होती ही नहीं, वो सही बोल रहे हैं इस मामले में। अगर उस समय सेकंड टर्म में वो प्रेसिडेंट होते इंस्टेड ऑफ बाइडेन, तो ये शब्द जो हैं उनके मजबूत हैं। ही होल्ड्स इट स्ट्रांग। अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन में जो जो बातें बोली थी, ही इज लिविंग अप टू देम। चाहे वॉर रोकने की बात हो, चाहे इमिग्रेशन की बात हो, इलीगल इमिग्रेशन की। हम लोगों ने अभी तक इलीगल इमिग्रेशन पे दोबारा बात यहाँ नहीं करी है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी जब ये सवाल पूछा गया आज, तो उन्होंने यही बोला कि इलीगल इमिग्रेंट्स अगर यहाँ आ रहे हैं भारत से, तो वो उसको रोकना चाहेंगे। मैं यहाँ इस देश में इमिग्रेशन एडवोकेसी कर रही हूँ पिछले 10 साल से, हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स के लिए, जो कि ग्रीन कार्ड बैकलॉग में यहाँ लोग हैं करीबन 10 लाख। अब उस कैटेगरी के लोगों को मैं यहाँ हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स के लिए वो करती हूँ एडवोकेसी, ताकि उन्हें ग्रीन कार्ड जल्दी मिले। लेकिन तकलीफ तब होती है जब हम खुद देखते हैं कि बॉर्डर पार करके जो लोग यहाँ आ रहे हैं, उनको फ्री मेडिकेड मिलता है, उनको सोशल सिक्योरिटी मिल जाती है, सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स मिल जाते हैं ताकि वो काम कर सके यहाँ पर। बल्कि जो लीगल लोग हैं उनके बच्चों को कुछ नहीं मिलता है जो H-1Bs पे है। तो कहीं ना कहीं जो पैरामीटर प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते हैं कि लीगल इमिग्रेशन को सपोर्ट करते हैं, अच्छा बोल रहे हैं। और जिस तरीके से लोगों का ये मानना था कि ये कह सकते हैं कि ट्रंप पहले दिन से अपने इलेक्शन कैंपेन में जो कहते रहे हैं उसको करने की कोशिश करते हुए दिखना चाहते हैं। वो कितना सफल होंगे ये कहना मुश्किल है अभी इस वक्त, लेकिन वो डे वन से दिखना चाहते हैं अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी, और जो ग्लोबल एक व्यूअरशिप है उनकी, जो लोग दुनिया उनको जिस नजर से देख रही है, वो लड़ते हुए इसको करते हुए दिखना चाहते हैं। No, he is not a seller. He will do it. He is doing it. तरीका थोड़ा गलत हो सकता है, अनूठा हो सकता है। कोशिश कदम बढ़ा दिए हैं। अब पहली सीढ़ी चढ़े हैं, 2 सीढ़ी लांघेंगे या बीच में पीछे जाएंगे, डिपेंड करता है। सीढ़ी तो चढ़ गए हैं, स्टेप तो आगे ले लिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप की डिटर्मिनेशन जो है उसको हम मना नहीं कर सकते कि नहीं, ही विल गो बैक, रिट्रैक्ट नहीं। वो डायरेक्शन कभी कभी उनके स्ट्रिंजेंट डिसीजंस आ जाते हैं। अब बर्थ राइट सिटीजन पे आया, जैसे कि ऑफ कोर्स जजेस ने उसको होल्ड कर दिया, तो वो सब इश्यूज रहेंगे। लीगल इम्प्लीकेशन थोड़ी बहुत है, कोर्ट देखेगा यहाँ पर वो अपने पाथ में है, वो यूनिलेटरली अपने पाथ पे चल रहे हैं। तो अभी देखना है किस तरह से वो फ्रूटिफाई होंगे। देखिए, आपने अवैध प्रवासियों की बात की ज्योत्सना जी, और अभी आपने कहा कि वो जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए आप एडवोकेसी कर रही हैं 10 साल से, जो लीगल हैं, जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं वहां पर। देखिए, ये मुद्दा हाल फिलहाल में बहुत बढ़ गया, और जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए सत्ता में, उन्होंने जिस तरह से 104 अवैध प्रवासियों को भारत भेजा, उसको लेकर भी भारत में बड़ी पॉलिटिक्स हुई। लेकिन पीएम मोदी ने एक बार फिर ये लाइन बहुत क्लियर कर दी है। अवैध प्रवासी भारतीयों के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा, किसी भी देश में अवैध तरीके से घुसना गलत है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने बात करना चाहिए, और अमेरिका और भारत मिलकर के हमारी कोशिश है, और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो, और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा कर उनको अंधेरे में रखकर ले जाएगा, उनके साथ जो है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है, और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है
कि जो वेरीफाइड होगा, जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। मनीष के पास चलते हैं। मनीष हमारे साथ इस वक्त वॉशिंगटन से। मनीष, तो क्या ये माने कि अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर भारत में हो रही जो पॉलिटिक्स है उस पर पीएम मोदी ने एक फुल स्टॉप लगा दिया और साफ कह दिया है कि भारत की लाइन क्या है? जो अवैध है वो अवैध है, जो गलत है वो गलत है। हाँ, वो तरीका क्या हो सकता है जिसको लेकर कहा गया कि वो चेन में बांध कर लाए गए, हथकड़ी में बांध कर लाए गए, क्या उसको लेकर दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मीटिंग हुई है, क्या आपके पास कोई जानकारी है कि उसको लेकर कोई बातचीत हुई है क्या? बिल्कुल, देखिए, अब इलीगल इमिग्रेंट के मामले पर भी दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है और अभी इंतजार किया जा रहा है कि जब यहाँ पर विदेश सचिव मीडिया के साथ बातचीत करेंगे तो उसकी कुछ डिटेल भी हम सबको मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने अपना रुख फिर से प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने कहा है, वही बात जो कि अभी प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे। लेकिन इसके अलावा भारत की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया है कि अमेरिका जिस तरीके से भेज रहा है, देखिए, भेजे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो तरीका अपनाया गया वो गलत है और कोई भी सिविलाइज्ड वर्ल्ड में इस तरीके से नहीं किसी इंसान के साथ कर सकता है। तो इसीलिए भारत की तरफ से इस कंसर्न को उठाया गया है और इसकी पूरी डिटेल थोड़ी देर में भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में दी भी जाने वाली है। दूसरी बात, देखिए, अभी आप लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बुद्ध के अवतार हैं या जैसे कलिंग युद्ध के बाद अशोक अचानक बौद्ध धर्म अपना लिए थे इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप शांति की बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ पर शांति की बात करते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि अमेरिका नहीं जीत सकता है, जहाँ पर उन्हें लगता है कि दूसरा पक्ष कमज़ोर है, वहाँ वो शांति की बात नहीं करते हैं। इजराइल को उन्होंने 3000 किलो का मदर ऑफ ऑल बम दिया था, किस लिए दिया है? वो गाज़ा में हमास को लगातार धमकी दे रहे हैं। क्यों? गाज़ा में मारे गए लोग जो हैं वो खून नहीं बह रहा है, वहाँ पानी बह रहा है, और जो रूस यूक्रेन युद्ध में लोग मर रहे हैं तो वहाँ पर ब्लड बाथ हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि अमेरिका दरअसल समझ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है, वो जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की एक सीमा है, अमेरिका एक्सपोज ना हो, इसलिए वहाँ पर वो युद्ध अब खत्म कर देना चाहते हैं ताकि अमेरिका को एक ऑनरेबल एग्जिट मिल जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो ईरान पर, वो गाज़ा में अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। मनीष, एक रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के एक्सपोज होने के लिए क्या बचा है अब? मतलब युद्ध चल रहा है, रूस झुका नहीं, रूस इस तमाम पाबंदियों के बाद भी इस युद्ध में अपर हैंड लेकर जमा हुआ है, टिका हुआ है, लगातार जमीनों पर कब्जा कर रहा है। तो अमेरिका के लिए एक्सपोज होने के लिए बचा क्या है वहां पर? बिल्कुल सही कहा आपने कि अमेरिका के एक्सपोज होने के लिए क्या बचा है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं चाहते हैं कि जो बेइज्जती तालिबान के भरोसे हथियार छोड़कर अमेरिकी सैनिकों के भाग जाने से हुई है उससे ज़्यादा बेइज्जती और यहाँ पर हो, नंबर 1। दूसरी बात, देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप पुतिन के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण किया था और एक बार उनके मुंह से निकल गया कि पुतिन ने रूस का बहुत नुकसान किया है, उसके तुरंत बाद से वो मरहम पट्टी करने में लग गए। असल में वो उनसे आज भी सवाल पूछा गया कि बताइए पुतिन क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे, पुतिन क्या छोड़ेंगे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो कह ही नहीं सकते कि पुतिन को क्रीमिया छोड़ना होगा या पुतिन को डोनेट्स छोड़ना होगा, लुहांस्क छोड़ना होगा, खरसान छोड़ना होगा। जो कही नहीं गई हैं लेकिन आपको समझनी है। और देखिए, पीएम मोदी के दौरे पर विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही, सीधे आपको वही लिए चलते हैं। Near and medium term future of the India-US relationship. The two leaders jointly launched the US-India Compact for the 21st century. This compact stands for catalyzing opportunities in military partnership, accelerated commerce and technology. In the area of trade and investment, for instance, the leaders launched Mission 500, aiming to more than double total two-way trade to $500 billion by 2030. The two leaders also announced plans to negotiate the first tranche of a mutually beneficial multi-sector bilateral trade agreement by the fall of 2025.
towards advancing this process, and this issue did figure in some detail in the discussions as well. Both countries will take an integrated approach to strengthen bilateral trade across the goods and services sector. This will include themes such as increasing market access, reducing tariff and non-tariff barriers, and deepening supply chain integration between the two countries. There is also a renewed commitment to making greenfield investments in high-value industries in each other's countries, and you will see in the joint statement references to investments in excess of $7 billion made by Indian companies such as Novelis, Jindal Steelworks, Jubilant, and Epsilon. Defense, as was pointed out by both leaders, remains a very important area of cooperation in the strategic partnership between the two countries. The leaders announced plans to finalize a new 10-year framework for the US-India major defense partnership in the 21st century. This is a framework that will run from 2025 to 2035 and is expected to be finalized later this year. They also agreed to move forward on ongoing defense procurement negotiations for a number of platforms, including land and air systems, as well as co-production agreements. There was also agreement to initiate discussions on the reciprocal defense procurement agreement. One of the striking aspects of the joint statement in this regard is a process that the United States will begin, whereby it will review its arms transfer regulations, including the international traffic in arms regulations, in order to streamline defense trade, technology exchange, and maintenance, spare supplies, and in-country repair and overhaul of US-provided defense systems. The two countries have also launched the Autonomous Systems Industry Alliance to scale industry partnerships and production of autonomous systems, which will foster next-generation defense and technological collaboration, specifically in the field of underwater domain awareness. You're also aware that for the last several years, technology has become a motive of the India-US partnership, and the two leaders in this latest round of discussions committed to taking forward cooperation in critical and emerging technologies by launching the US-India Trust Initiative. The Trust Initiative stands for Transforming the Relationship Utilizing Strategic Technology. This initiative will catalyze collaboration among governments, academia, and the private sector to drive innovation in defense, artificial intelligence, semiconductors, quantum computing, biotechnology, energy, and space. Artificial intelligence is on everybody's mind. We just had the AI Action Summit in Paris, which the Prime Minister had co-chaired. And in today's discussions, the leaders committed to bring Indian and US private industry together and conclude a US-India roadmap on accelerating AI infrastructure by the end of the year. Both the countries will work together to enable industry partnerships and investments in next-generation data centers, on access to compute and processors for artificial intelligence. तो देखिए, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री को आप सुन रहे थे। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई अहम बातों पर सहमति बनी है, जिसमें कुछ बड़ी बातें ये हैं कि भारत और अमेरिका के बीच 2030 तक जो ट्रेड है, जो व्यापार है, उसको $500 बिलियन तक करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये बड़ी बात है।
द्विपक्षीय व्यापार को बहुत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत और अमेरिका में दोनों तरफ से ये बात कही गई है, निवेश पर जोर दिया गया है। और एक बड़ी बात जो निकल कर आई है, डिफेंस इक्विपमेंट्स में जो आर्म्स ट्रांसफर रेगुलेशन है उसको अमेरिका रिव्यू करेगा भारत के लिए। यानी भारत को अमेरिका जो हथियार दे रहा है उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे होगा, उसमें अच्छे बड़े हथियारों का भारत में कैसे प्रोडक्शन होगा, उसको लेकर जो अमेरिका की जो अभी बहुत सख्त पॉलिसी है उसको रिव्यू करेगा। पूर्णिमा जी, जल्दी से मुझे इसका मतलब समझाइए। $500 बिलियन तक ट्रेड टारगेट और आर्म्स जो रेगुलेशन है उसको रिव्यू, उसका क्या मतलब है? देखिए, जो बातचीत अभी हुई है, मेरे ख्याल से ऑब्वियसली इट हैज टू गो थोड़ा सा डीप में जाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। कुछ दिन पहले मैंने ये नोटिस किया है कि अदानी की जो डेटा सेंटर होगा, AI डेटा सेंटर बनेगा, काफ़ी बड़ी होगी इंडिया में। तो ये जो एक कोलैबोरेशन मैं देख रही हूँ ऑब्वियसली बिटवीन इंडिया एंड US, इट्स ऑब्वियसली फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ द कंट्रीज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज वेरी गुड। बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से अगर सिर्फ डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में बात करो लेकिन आप धर्म और हमारा जो आइडियोलॉजी उसके बारे में बात ना करो, कुछ चीज़ यहाँ पे मिसिंग रह जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इलीगल इमिग्रेशन के बारे में तो बात हुई है, लेकिन मैंने एक मुद्दा पहले उठाया था, उसके बारे में बात हो नहीं रही है। इसके बारे में बात होनी चाहिए, होपफुली आगे जाके होगी। ये मुद्दा ये है कि लीगल इमिग्रेशन, आपको पता है कि यहाँ पे जो H1B के बारे में बात हो रही थी, वहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा था वो इट वाज एब्सोल्युटली नेस्टी। ये जो ऑब्वियसली हमें पता है कि लेफ्ट साइड जो इस्लामो मार्क्सिस्ट है उनको हिंदुइज्म से कोई मतलब नहीं, इंडियन से कोई मतलब नहीं, उनको हमेशा गालियां देते रहते हैं। लेकिन जो राइट विंग ट्रम्प सपोर्टर, कोर बेस ऑफ ट्रम्प सपोर्टर है, उनसे भी हमें ये बात सुनने के लिए मिल रहा है। और ये H1B में बहुत क्लियर साफ नजर आया, सुनने को भी हमें मिला है। जो लीगल इमिग्रेंट्स है उनको भी कह रहा है कि आप इंडिया वापस जाओ। वो बेसिकली काउ वर्शिपिंग, काउ यूरिन ड्रिंकिंग, अनहेल्दी, अनहाइजेनिक, फिल्दी पीपल, इंडियंस जो है उनके साथ बिजनेस ही क्या करना है। ये जो एक सेंटिमेंट बढ़ाया गया है कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस गोइंग। ये जो आप बात कह रही हैं ये तो इस मुद्दे से अलग हो गई कि वो कुछ लोग हैं जो लेफ्टिस्ट माइंड के हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो विचारधारा के हैं जो इस तरह के जो चीजें हैं उनको करने वालों को गलत कहते हैं। ठीक है, इस पर अगर कोई बात हुई होगी तो इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा क्या ये है कि इन दोनों देशों के नेताओं की बातचीत से निकल कर क्या सामने आया। जैसे एक बड़ी खबर है, व्हाइट हाउस में पीएम मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से गले मिले, गर्मजोशी से उनका स्वागत किया उन्होंने, अमेरिकी NSA से उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन अब TV9 भी वहां पर है, हमने भी उनसे सवाल पूछा। मोदी ट्रंप से सवाल पूछने वाला TV9 इकलौता चैनल है और TV9 ने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी वहां से आया। ट्रंप और पीएम मोदी ने इसके जवाब भी दिए। प्रधानमंत्री जी, कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है। आप दुनिया के अकेले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से मीटिंग की है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मीटिंग की है, पहले प्रेसिडेंट बाइडेन से मिले और अब प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले। आपको लग रहा है कि जिस शांति की बात आप करते आए थे उसमें अब भारत रूस और यूक्रेन को युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर कोई नया रास्ता बना सकता है? और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप भारत आने वाले हैं, प्रेसिडेंट पुतिन भारत आने वाले हैं, तो क्या भारत भूमि से शांति का संदेश जा सकता है? And Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved to regime change during the Biden administration. Then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. जहाँ तक रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का सवाल है, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय,
युद्ध का नहीं है। और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। शांति के हर प्रयास का हम समर्थन करते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं उनका हर सख्त समर्थन करता हूं। एम्बेसडर महेश सचदेव हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सर, जो बांग्लादेश वाला प्रश्न था जिसे TV9 ने सीधे दोनों बड़े नेताओं के सामने रखा, मैं समझना चाहता हूं कि इसको आप कैसे देखना चाहेंगे, तब जबकि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री ने कहा कि इलीगल तरीके से अगर कोई किसी देश में घुसता है तो वो गलत है। अब बांग्लादेश का दो कॉन्टेक्स्ट है भारत के सामने, एक तो वहां जो सरकार कर रही है उसको लेकर और जिसमें अमेरिका के डीप स्टेट की भूमिका पर सवाल है, और दूसरा कि भारत खुद बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ का शिकार है। तो प्रधानमंत्री जो क्लियर स्टैंड लिया है कि अवैध तरीके से किसी देश में घुसना गलत है, क्या उसका वाइडर पर्सपेक्टिव यही है कि आने वाले समय में भारत भी ऐसे कदम उठाने वाला है, खासकर बांग्लादेश की तरफ से आ रहे भारत में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ, क्योंकि भारत में बड़ा मुद्दा है। जी, आप जो कह रहे हैं उसका अर्थ दो तीन तरीके से लिया जा सकता है। एक तो ट्रंप साहब ने जो भारत के प्रधानमंत्री के पिछले सैकड़ों सालों की जो बात की है, इतिहास के ऊपर जा कर के, उस समय भारत और बांग्लादेश एक ही देश थे, तो वो उस तरफ एक इशारा है। दूसरा ये कहा गया है कि जिस तरह से कहा गया है उसका मतलब ये भी लगाया जा सकता है कि सांप्रदायिक सौहार्द पहले जो बांग्लादेश में था या बंगाल में था, उसकी पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। तीसरा जो इसका अर्थ लगाया जा सकता है वो ये है कि वो भारत के ऊपर छोड़ते हैं और भारत को एक तरह से हरी झंडी है कि जैसा उसके राष्ट्रीय हित में हो वो करे, अमेरिका को इस बारे में कोई आपत्ति नहीं होगी। और डीप स्टेट के इन्वॉल्वमेंट के बारे में उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया, उससे लगता है कि फिलहाल वो इस डीप स्टेट के कंट्रोल के विरुद्ध लड़ रहे हैं और वे इसका एक पहलू विदेशों में डीप स्टेट के इन्वॉल्वमेंट को भी मानते हैं और उसके बारे में चुप्पी साध करके या उसके बारे में गोलमोल जवाब दे करके वो जो एक संघर्ष चल रहा है अमेरिका में गलियारों में, उसके बारे में ज़्यादा कहना नहीं चाहते, पब्लिक डोमेन में नहीं रखना चाहते। दूसरी तरफ अपनी चीज़ों को जो कर रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहते। आतंकवाद के खिलाफ ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तहव्वुर राणा पर ट्रंप का बड़ा ऐलान। मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित करेगा अमेरिका। तहव्वुर राणा को भारत को सौंपेगा यूएस। पाकिस्तानी मूल का डॉक्टर तहव्वुर राणा जो कि अमेरिका में रहता है और उसको अब यहां पर भारत प्रत्यर्पित करेगा अमेरिका। ये जानकारी अब इस पूरे दौरे से निकलकर सामने आई, सुनिए। In addition, the United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. प्रमोद भगत जी, देखिए, अगर बात करें टेररिज्म की तो अमेरिका और भारत सेम पेज पर हैं। दोनों इस रैडिकल इस्लामिक टेररिज्म के पीड़ित हैं और समय समय पर दोनों को बड़े घाव मिले हैं, चाहे वो मुंबई अटैक हो, चाहे वो 9/11 हो। क्या ये जो कमेंट्री आई है या जो ये बात सामने आई है और तहव्वुर राणा को जिस तरह से भारत को प्रत्यर्पित कर रहा है अमेरिका, ये एक बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए जो इस तरह की साजिशें रच रहे हैं, भारत हो या अमेरिका हो, दोनों के खिलाफ? बिल्कुल, हमारे लिए क्वेश्चन है। जी हाँ प्रमोद जी, आपके लिए। ये हमारे लिए? प्रमोद जी, आपके लिए ये। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है प्रमोद जी आवाज? प्रमोद जी, ये सवाल आपके लिए ही था। लगता है प्रमोद जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं एक्चुअली नाउ आई एम बैक। ओके ओके, बोलिए।
बोलिए। बिल्कुल ये जो टेररिस्ट के लिए जो जिस तरह से नो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भारत की भी रही है और अमेरिका की तो बिल्कुल ही रही है। 9/11 के बाद आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई है। लेकिन जो बीच में अभी जो बाइडेन गवर्नमेंट में जो इलीगल इमिग्रेंट्स का जो जिस तरह से जो हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स जितने सारे जो हमारे सेंचुरी स्टेट्स थे और जिस तरह से रिसोर्सेज का मिसयूज हुआ है उस पर ये बिल्कुल सख्त एक्शन ले रहे हैं। और जो टेररिस्ट का जो आदान प्रदान होने वाला है जिस तरह से वो आज से नहीं पहले से हो रहा है। और इमिग्रेशन इश्यूज पर जो जिस तरह की चर्चा भी हुई है कि बिल्कुल जो भारत खुद पीड़ित है आपने जैसा बताया है गौरव जी, तो उस पे भारत उनके साथ खड़ा है। भारत कहाँ कह रहा है कि नहीं हम बात हो रही है कि जिस तरह से आप ह्यूमैनिटी की बात करते हैं उनको जंजीरों में डाल करके वहां जिस तरह से आप सीधा भी भेज सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। और उसके लिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी बेहतर तरीके से आप उसको देखेंगे। और बिल्कुल जो लोग इलीगल टंकी रूट से आते हैं उससे यहाँ जो भारत से आने वाले स्टूडेंट्स हैं H1 वाले लोग हैं उनको 10-10 साल 15-15 साल वेट करना पड़ता है, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। वो टैक्स पेयर है, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिलती। केवल भारत की बात क्यों करें, किसी भी कंट्री के। तो इससे जो पूरा जो इमिग्रेशन सिस्टम में जो एक मेस क्रिएट हुआ है उसको क्लीन करने की वो बात कर रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम आपके साथ उसमें खड़े हैं। हमारे संवाददाता मनीष झा वहां विदेश सचिव से सवाल पूछ रहे हैं, देने के लिए जा रहे हैं। प्लीज। Chidu Rajkata, Times of India. FS, can you give us a sense of what you thought of the very discordant note throughout the day President Trump struck on the tariff issue? He mentioned it several times. And also his smackdown on BRICS. So you can take these questions. He also kind of said something to the effect of BRICS is dead or dying. और इस बीच ट्रंप ने पीएम मोदी को एक डायरी भेंट की जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के लिए लिखा यू आर ग्रेट। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जब ट्रंप ने ये मैसेज लिखा डायरी में, लिखा प्रधानमंत्री मोदी के लिए यू आर ग्रेट, और ये डायरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की, तो ऐसे कई सारे जेस्चर्स भी इस दौरान देखने को मिले जब दोनों नेताओं की जिस केमिस्ट्री की चर्चा पूरी दुनिया में रहती है कि दोनों नेताओं के बीच जो एक आपसी समझ है, जो नज़दीकियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और दोनों नेता अपनी पॉलिसीज़ को लेकर बहुत ही क्लियर रहते हैं। अब देखिए ये जो जेस्चर है, प्रधानमंत्री के लिए मैसेज लिखा गया डायरी में, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, आप महान हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जो डायरी उन्होंने गिफ्ट की है उसके अंदर, उसके पन्ने पर ये देखिए वही उनकी राइटिंग में वो संदेश हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, आप TV9 की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अंकुश भंडारी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार। अंकुश, एक चीज जो हम बहुत सारे विषयों पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये सारे जेस्चर जिसकी तस्वीर की हम बात कर रहे हैं कि डायरी देते हैं और लिखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए यू आर ग्रेट, ट्रंप की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा मैसेज लिखना, आप महान व्यक्ति हैं, ये कहना, इसके क्या मायने हैं, ये इसके क्या अर्थ है? अमेरिका जो कि सुपर पावर है और किसी बड़े नेता को इन शब्दों के साथ एक्नॉलेज करना, ये अपने आप में रेयर देखा जाता है, आप इसे कैसे देखेंगे? नमस्ते, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल। ओके देखिए, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल JD वैंस के बच्चों को गिफ्ट दिए और आज ही गेट द रिटर्न गिफ्ट आल्सो फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रम्प, राइट? सो दिस इज द वे द पॉलिटिक्स वर्क्स, दैट इट्स अ गेस्चर बिटवीन बोथ ऑफ देम कि अगर आप किसी को प्यार से बुलाओगे तो वो भी आपको रिटर्न उसी से ही करेगा। एंड द पर्सनल केमिस्ट्री जो दोनों लीडर्स ने कही, आज मोदी जी ने भी कही, ट्रंप जी ने भी कही कि भाई हमारी एक बहुत अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री है, इससे पता चलता है दैट हाउ द बोथ हैव बीन आर रियली ट्रू फ्रेंड्स एंड हैव अ पर्सनल केमिस्ट्री।
विच मेक्स अ ग्रेट डिफरेंस जब आप आगे जाओगे, आपके रिलेशंस बनेंगे, बिकॉज इट्स ऑलवेज पीपल टू पीपल कनेक्शन एंड ऑल्सो लीडर टू लीडर कनेक्शन। सो जैसे ट्रम्प ने आज साफ कह दिया कि भाई डोंट टॉक अबाउट द प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके टाइम हमारे रिलेशन खराब हुए हैं, पर अब अगले 4 साल में वी विल हैव द वेरी कॉर्डियल एंड वेरी गुड रिलेशन विद ईच अदर। तो इससे ही पता चलता है कि अमेरिका का हिंदुस्तान को लेकर अगले 4 साल में एंड भारत का अगले 4 साल में जब तक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है क्या रवैया रहेगा। एंड दिस इज द आई थिंक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट। आज दुनिया भर की नजर एक ही मुलाकात पर टिकी थी और आपको बताएं कि चीन से लेकर पाकिस्तान तक हलचल थी। वो है पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात, जिसकी तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। व्हाइट हाउस में जब दोनों नेता मिले तो वही पुरानी दोस्ती की गर्मजोशी और उत्साह नजर आया। दोनों नेताओं ने दुनिया में शांति, विकास और आपसी व्यापार पर खुलकर बात की। ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, आतंकवाद पर एक साथ प्रहार और भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारा के निर्माण पर चर्चा हुई। ट्रंप मोदी ने 2 बार मीडिया से बात की इस दौरान और ट्रंप ने टैरिफ मामले पर मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें एक टफ नेगोशिएटर बताया। साथ ही कहा कि पीएम मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं और वे अच्छा काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के लिए जब वो डायरी में संदेश लिख रहे थे तो उन्होंने ये भी लिखा कि प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। और देखिए ट्रंप ने पीएम मोदी की किताब जो भेंट की, किताब में क्या लिखा वही हम आपको बता रहे हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, किताब में ये लिखा, ये देखिए, ये वही किताब है जिस पर अपने हस्ताक्षर करते हुए ये संदेश ट्रंप ने लिखा। किताब में लिखा, मोदी अपने देश से प्यार करते हैं। ये तारीफ के शब्द, लेकिन इन शब्दों के अर्थ बहुत बड़े हैं। अगर आप देखें जिस तरीके से इसे लिखा गया है, जो ग्रेट वर्ड है, आप देखिए आज चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है और जो कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है इसको लाउड तरीके से समझा जाता है, फील किया जाता है कि बहुत जोर से, बहुत दम के साथ उन्होंने इस ग्रेट शब्द को लिखा है कैपिटल लेटर्स में, यानी कि उस पर ज्यादा जोर दिया है ट्रंप ने जब ये संदेश वो लिख रहे थे। और देखिए रूस यूक्रेन वॉर पर राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा वो हम आपको बता रहे हैं। खूनी जंग बंद होनी चाहिए, ट्रंप ने कहा। पुतिन और जेलेंस्की से अच्छी बात हुई, अगर मैं कुछ कर पाया तो वो अच्छा है। I want that bloodshed to stop. I don't want to see, we have an ocean between us and the site we're talking about, the site of death. We're calling it the fields of death. We have a big ocean in between us. This is more important for Europe. We shouldn't be in. They have to equalize, and they're going to have to do it fast, but they have to equalize. और यूक्रेन युद्ध पर हमारा एक पक्ष है, ये नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा हमारा पक्ष शांति का है। पुतिन से कहा था युद्ध का समय नहीं है ये, और दोनों पक्षों से बातचीत से ही समाधान संभव है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से दोहराया है। रशिया और यूक्रेन दोनों से लगातार संपर्क में रहा हूं। मैं स्वयं भी दोनों देश की मुलाकात कर चुका हूं। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि भारत न्यूट्रल है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है और हमारा पक्ष है शांति, पीस। और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। और आज भी मेरा कन्विक्शन है कि युद्ध के मैदान में समस्याओं के समाधान नहीं निकलते हैं, अल्टीमेटली वार्ता के टेबल पर ही होते हैं। और भारत का लगातार प्रयास रहा है कि दोनों लोग जिसमें मौजूद हों वैसे फोरम में बातचीत होगी, तब कोई रास्ता निकलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप हो सके उतना जल्दी सफल हो ताकि दुनिया में शांति के रास्ते खुले। तो मैं कामना करता हूं कि अपनी पहल में
राष्ट्रपति ट्रंप सफल हो। शांति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा। बांग्लादेश को लेकर टीवी 9 की खबर पर मुहर लग गई है। जी हां, मोदी ट्रंप की मीटिंग में बांग्लादेश का मुद्दा उठा है। बांग्लादेश को लेकर पहले टीवी 9 ने आवाज उठाई, सवाल उठाया। पीएम मोदी ने ट्रंप से की बांग्लादेश को लेकर बात। बड़ी जानकारी सामने आ रही। प्रधानमंत्री जी, कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है। आप दुनिया के अकेले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से मीटिंग की है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मीटिंग की है, पहले प्रेसिडेंट बाइडेन से मिले और अब प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले। आपको लग रहा है कि जिस शांति की बात आप करते आए थे उसमें अब भारत रूस और यूक्रेन को युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर कोई नया रास्ता बना सकता है? और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप भारत आने वाले हैं, प्रेसिडेंट पुतिन भारत आने वाले हैं, तो क्या भारत भूमि से शांति का संदेश जा सकता है? And Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved to regime change during the Biden administration. Then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. जहाँ तक रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का सवाल है, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है, और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। शांति के हर प्रयास का हम समर्थन करते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं उनका हर सख्त समर्थन करता हूं। तो शांति की पहल में ट्रंप का समर्थन, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और हमारे साथ देखिए मेहमान भी जुड़े हुए हैं। महज सचदेव, पूर्व राजदूत, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। अंकुश भंडारी हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मनीष के पास चलूंगा। मनीष, जिस तरीके से बांग्लादेश का सवाल आपने उठाया, डोनाल्ड ट्रंप के सामने डीप स्टेट के इन्वॉल्वमेंट का भी जिक्र किया। उन्होंने भले ही इस सवाल को एक तरीके से डीप स्टेट के इन्वॉल्वमेंट को नकार दिया हो, लेकिन भारत ने यह मुद्दा उठाया है। अब बड़ी जानकारी एमईए के माध्यम से यही आ रही है कि भारत ने बांग्लादेश और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया है। हिंदुओं को लेकर बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, ये ट्रंप के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तब जबकि एक बड़ा हिंदू वोट बैंक ट्रंप के साथ खड़ा रहा इस चुनाव में। बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश के मौजूदा हालात और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, इसको लेकर लगातार टीवी 9 ने दुनिया के सामने इस मुद्दे को लगातार रखा था। लेकिन आज सबसे बड़ा मौका इसलिए क्योंकि सामने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। इसलिए टीवी 9 की तरफ से मुझे मौका मिला और मैंने डोनाल्ड ट्रंप से सबसे तीखा सवाल किया कि अमेरिका के डीप स्टेट का इसमें क्या रोल है और जॉर्ज सोरोस की क्या भूमिका है, और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। इसमें आखिरकार ट्रंप को यह कहना पड़ा कि बांग्लादेश का मुद्दा मैं प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ता हूं। लेकिन बात यही नहीं रुकी। टीवी 9 के सवाल के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच बातचीत हो रही थी, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रंप के सामने वही सवाल उठाया कि किस तरह से बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ है, आज की तारीख में बांग्लादेश के मौजूदा हालात क्या हैं, किस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं और वहाँ पर हिंदू मारे जा रहे हैं। ये सारे मुद्दे वहाँ पर उठाए गए और इस बात की जानकारी अभी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने भी ट्रंप से बांग्लादेश का मुद्दा उठाया और भारत की चिंताओं से अवगत कराया है। इतना ही नहीं, जब यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी आए व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन करने के लिए, तब भी टीवी 9 की ग्लोबल कवरेज जारी थी ताकि बांग्लादेश की आवाज
दुनिया के कानों कानों तक पहुंचे। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि उसका असर हुआ है। उसका असर ये हुआ कि अब राष्ट्रपति ट्रंप के सामने भी इस बात को लेकर जब लगातार मुद्दे उठाए गए तो उन्हें समझ में आया कि बांग्लादेश कितना गंभीर मुद्दा है और इस मामले में कैसे एक्शन लेने की जरूरत है। बिल्कुल जो टीवी9 ने कहा था, टीवी9 ने कहा था आपको कि मोदी और ट्रंप की बातचीत में बांग्लादेश का मुद्दा उठेगा और वो मुद्दा उठा। टीवी9 की खबर पर बिल्कुल मनीष, और विदेश सचिव ने लगाई और जिस सबसे बड़ी बात जिस स्तर पे और जिस फोरम पे ये मुद्दा अब उठा है अमेरिका के सामने, भारत की अपेक्षा है कि अमेरिका की जो नई सरकार है, ट्रंप सरकार है, इस पर कोई स्टैंड ले, साफ स्पष्ट स्टैंड ले, क्योंकि भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे साथ देखिए तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, अंकुश भंडारी, महेश सचदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही प्रसून जी भी हमारे साथ देखिए जुड़ चुके हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद है। प्रसून जी, आप ही के पास आता हूं। पहला सवाल यही, बांग्लादेश को लेकर भारत की चिंता और अमेरिका का स्टैंड, इसे कैसे देखेंगे आप? क्योंकि भारत ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कर दी है कि इस मुद्दे को, हिंदुओं पर हो रहे बांग्लादेश में अत्याचार को ट्रंप के सामने रखा गया है। जी, ये जो भी घटनाक्रम हुआ है, और खासकर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मनीष जी का, टीवी9 का, ये मुद्दा उठाने के लिए और ये प्रश्न पूछने के लिए। ये ना सिर्फ रीजनल पावर डिप्लोमेसी को दर्शाता है और भारत की उभरती हुई पहचान पूरे विश्व में दिखाएगा। ये जब सीधा ही प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कह रहे हैं कि ये मामला अब प्रधानमंत्री जी के सुपुर्द कर दिया गया है, तो भारत इससे कैसे डील करता है, ना सिर्फ इस रीजन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा पर पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और जो आसपास के जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है उसको भी एक ये बड़ा मैसेज गया है कि भारत अब ग्लोबल प्लेयर है और उसके साथ सिनर्जी और अलाइनमेंट सभी के लिए जरूरी है। जी बिल्कुल, और इस चीज को कहीं ना कहीं ट्रंप ने अपने बॉडी लैंग्वेज से लेकर अपनी बातचीत में भी रेखांकित करने की कोशिश की। अंकुश भंडारी, आप क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका के अंदर हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार कितना बड़ा मुद्दा है? ट्रंप के लिए कितना जरूरी है कि ग्लोबली जहां जहां भी हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ इस तरह की चीजें होती हैं, खासकर बांग्लादेश के रेफरेंस में, ये ट्रंप सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, गंभीर है और वो इस पर जरूर भारत की चिंताओं को देखेंगे, समझेंगे, भारत को समर्थन देंगे? देखिए, इलेक्शन से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही ट्वीट किया था और उन्होंने सरेआम कहा था कि भाई जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक हो रहे हैं, स्पेशली हिंदूज के ऊपर, दैट्स अ बिग कंसर्न फॉर हिम। और अभी यूएस एड का जो जेफ बेजोस और ये डॉज ने किया है, उसमें अभी अभी वेट एंड वॉच, क्योंकि उसमें काफी पता चलेगा। जैसे अभी आया कि जॉर्ज सोरोस को ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, $200 मिलियन दिए गए थे। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर बीइंग अनअर्थ विद द टाइम, और उससे पता चलेगा कि कैसे बेशक प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिप्लोमेटिकली आंसर दिया कि भैया डीप स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, बट अगर यूएस एड के थ्रू ये सब कुछ हुआ है या उसमें कुछ भी हुआ है, so it's a clear indication that somebody is involved. ठीक है, whether you call it a deep state or you call it an agency or you call it a person name, so or an NGO. तो आप भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी भूमिका रही है वहां पर जिसने इस चीज को प्रभावित किया। एम्बेसडर महेश सचदेव, अब बात यह है कि ट्रंप ने यह कहा कि पिछली सरकार यानी बाइडेन सरकार की गलतियों की वजह से भारत और अमेरिका के बीच दूरियां आई, हम उसकी बात नहीं करेंगे। शेख हसीना जब अपनी जान बचाकर भागती हैं और भारत आती हैं, भारत उनको शरण देता है उस वक्त के लिए, और वो अमेरिका जाने की कोशिश करती है। मुझे याद है शेख हसीना के बेटे ने भी इस बात का जिक्र किया था, लेकिन तब की सरकार ने उन्हें अमेरिका में जगह नहीं दी, रोका। क्या इसे भी गलती के तौर पे देखा जाएगा? और क्या अब इस स्टैंड में पहला कदम उठाकर ट्रंप कोई संदेश दे सकते हैं कि भाई शेख हसीना के लिए दरवाजे खोले जाएं, क्योंकि उनकी वैध सरकार को अवैध तरीके से बांग्लादेश में हटा दिया गया, उनकी जान को खतरा था? ये एक थ्योरेटिकल सवाल है जी, और मेरे ख्याल से जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं उसमें इस सवाल का महत्व बढ़ता तो है, पर इसकी व्यवहारिकता पर थोड़ा सा
सोच विचार करने की ज़रूरत होगी। का अपडेट मैं आपको दे दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्वदेश रवाना हो रहे हैं और अभी अभी जो काफिला मेरे पीछे से गुजरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है, जिसकी आखिरी गाड़ी काफिले की आप जाते हुए देख रहे हैं। जो पुलिस और सिक्योरिटी की जो गाड़ी है वो जाते हुए इस वक्त आप देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कल यहाँ पहुंचे थे और फिर आज उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई, उससे पहले उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और इसके अलावा एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी से मुलाकात की थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश रवाना हो चुके हैं और यहाँ जो ब्लेयर हाउस में ठहरे थे वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब एंड्रयूज एयरबेस की तरफ निकल गया है, जहाँ से वो अपने विशेष विमान से भारत लौटेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि छोटा था, लगभग 24 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा का ये दौरा था अमेरिका का, लेकिन बहुत ही सक्सेसफुल दौरा था क्योंकि इस दौरे के दरमियान हमने मोदी और ट्रंप की दोस्ती देखी, हमने भारत और अमेरिका के आगे बढ़ने की रणनीति। तो मनीष बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त। देखिए अमेरिका से सीधे, जैसा कि TV9 कह रहा है कि हर एक अपडेट सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकल चुका है और थोड़ी ही देर में वो भारत के लिए वहां से रवाना हो जाएंगे। अपने दौरे की वो समाप्ति कर रहे हैं। ट्रंप से जो पहली बड़ी मुलाकात एक तरीके से देखा जाए वो समाप्त हुई है और जैसा कि मनीष बता रहे थोड़ी देर पहले, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर कि प्रधानमंत्री का काफिला वहां से निकल चुका है स्वदेश रवाना होने के लिए। मनीष, आप हमारे साथ जुड़े रहें। सचदेव सर अपनी बात पूरी करें, फिर हम अगली खबर की तरफ जाएंगे जल्दी से। जी, मैं जो कह रहा था वो ये था कि व्यवहारिक तौर पर ऐसा अगर संभव हो सकेगा इसके बारे में कुछ संशय है, क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं और इस समय शेखा हसीना कहाँ जाना चाहती हैं जी। अगर उनके बेटे अभी भी अमेरिका के नागरिक हैं और वहाँ रह रहे हैं या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, तो इन सब चीज़ों पर विचार करना होगा अमेरिका के प्रशासन को और एक फैसला करना होगा। ठीक है, इंतजार रहेगा कि अमेरिका की तरफ से, ट्रंप सरकार की तरफ से पहला बड़ा जेस्चर क्या आता है बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में।